नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अरस्तु के विरेचन सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अरस्तु का विरेचन सिद्धांत क्या है, अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत क्यों दिया और आगे चल करके विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी किस प्रकार से व्याख्या की गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अरस्तु का परिचय जान लेते हैं। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक और प्लेटो के शिष्य थे। यानी अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था, प्लेटो के शिष्य का नाम क्या था? अरस्तु था। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अरस्तु के द्वारा सैकड़ों ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसमें पेरिपोइयोतिकेस, जिसको काव्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, रिटोरिक और पॉलिटिक्स, ये 3 ग्रंथ उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। यानी अरस्तु के द्वारा सैकड़ों ग्रंथ की रचना तो की गई थी, लेकिन उन सैकड़ों ग्रंथ में से केवल 3 ग्रंथ जो है, जो पेरिपोइयोतिकेस है जिसको काव्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, रिटोरिक और पॉलिटिक्स, ये 3 ग्रंथ उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत क्यों दिया। अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो और अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। इनका विरेचन सिद्धांत अपने गुरु प्लेटो के काव्य संबंधी मान्यताओं के प्रतिवाद में दिया गया है। यानी अरस्तु ने जो अपना विरेचन सिद्धांत दिया है वो अपने गुरु प्लेटो के काव्य संबंधी मान्यताओं के विरोध में दिया है। अब देख लेते हैं कि प्लेटो की कौन सी काव्य संबंधी मान्यता थी जिसके विरोध में अरस्तु ने अपना विरेचन सिद्धांत दिया है। प्लेटो कहते हैं कि कविता हमारी भय, करुणा आदि क्षुद्र वासनाओं को उभारता है और आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा पैदा करता है। यानी प्लेटो का मानना है कि कविता क्या करता है, हमारे भीतर भय पैदा करता है, करुणा पैदा करता है। ये सब क्षुद्र वासनाएं हैं। इनको जब कविता हमारे भीतर पैदा करता है तो हमको आदर्श नागरिक बनने के मार्ग में बाधा पैदा करते हैं। इसी कारण प्लेटो कविता की आलोचना करते हैं और उसे त्याज्य बताते हैं। यानी प्लेटो का मानना है कि कविता नहीं की जानी चाहिए, कवियों को देश से निकालने की बात प्लेटो करते हैं। यानी प्लेटो कविता को त्याज्य बताते हैं क्योंकि कविता हमारे भीतर भय और करुणा का संचार करती है। लेकिन अरस्तु इनके विचार से सहमत नहीं थे। प्लेटो के जो शिष्य अरस्तु थे वो अपने गुरु के विचार से सहमत नहीं थे। प्लेटो के इसी विचार के विरोध में उन्होंने अपना विरेचन सिद्धांत दिया है। अरस्तु का मानना था कि कविता हमारी क्षुद्र वासनाओं का पोषण या दमन नहीं करता, बल्कि उसका विरेचन या निष्कासन करता है। यानी जो बात प्लेटो ने कही थी कि कविता क्या करता है, हमारे भीतर भय और करुणा जैसी क्षुद्र वासनाओं का संचार करता है, लेकिन अरस्तु कहते हैं कि कविता हमारे भीतर इन क्षुद्र वासनाओं का संचार नहीं करता है, उसको पोषण प्रदान नहीं करता है और उसका दमन भी नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, उसका विरेचन करता है। यानी हमारे भीतर से उसको निष्कासित करता है, हमारे भीतर से उसको निकाल देता है। आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि अरस्तु के द्वारा विरेचन शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है और किस संदर्भ में किया गया है। यानी कब जो है अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का प्रयोग किया, यानी विरेचन शब्द का प्रयोग उनके द्वारा कब किया गया। अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग अपने 2 ग्रंथों में किया है, एक काव्य शास्त्र में और दूसरा राजनीति में। इन 2 ग्रंथों में अरस्तु ने काव्य शास्त्र और राजनीति में विरेचन शब्द का प्रयोग किया है। जो इनका ग्रंथ काव्य शास्त्र है, इसमें त्रासदी की परिभाषा देते हुए अरस्तु ने केवल एक बार विरेचन शब्द का प्रयोग किया है। यानी सबसे पहले विरेचन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने त्रासदी के संदर्भ में किया है, जब त्रासदी की परिभाषा इनके द्वारा दी गई है। त्रासदी की परिभाषा देते हुए इन्होंने लिखा है कि त्रासदी किसी गंभीर, स्वतः पूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। यानी त्रासदी स्वतः पूर्ण रचना होती है। ये क्या करती है, हमारे भीतर करुणा और भय नामक, त्रास का अर्थ होता है दोस्तों भय, करुणा और भय का क्या करता है, उद्रेक करता है, उभारता है और इन मनोविकारों का उचित विरेचन करता है, हमारे भीतर से बाहर निकालता है। करुणा और भय को हमारे भीतर उत्पन्न करता है, उसको उद्बुद्ध करता है, फिर उसको बाहर निकालता है, उसका विरेचन करता है। यानी त्रासदी के संदर्भ में ही सबसे पहले विरेचन शब्द का प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया था। इसके बाद अरस्तु ने
राजनीति नामक ग्रंथ में इस शब्द का प्रयोग किया है। राजनीति जो है अरस्तु का ग्रंथ है, इसमें भी विरेचन शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। अरस्तु ने संगीत के अध्ययन के 3 उद्देश्य बताए हैं। इसी 3 उद्देश्यों में एक उद्देश्य क्या है? विरेचन है। पहला उद्देश्य शिक्षा है, दूसरा है विरेचन और तीसरा है बौद्धिक आनंद। यानी राजनीति नामक ग्रंथ में भी अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग किया है और संगीत का एक उद्देश्य इन्होंने हमारे मन में जो क्षुद्र वासनाएं हैं, जो करुणा है, जो भय है, उसका विरेचन संगीत के माध्यम से किया जाता है। इन्हीं 2 जगहों पर अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग किया है। अब जान लेते हैं विरेचन शब्द का अर्थ क्या है, विरेचन कहते किसको हैं। दोस्तों, विरेचन के लिए यूनानी में कैथारसिस शब्द का प्रयोग किया जाता है और इस कैथारसिस का शब्द अर्थ होता है मल शुद्धि या निष्कासन या बहिर्गमन। यानी हमारे शरीर में कोई मल है तो उस मल की शुद्धि करना, उसको निष्कासित करना, उसको बहिर्गमन करना ही क्या कहलाता है? कैथारसिस कहलाता है या विरेचन कहलाता है। और ये जो कैथारसिस शब्द है ये मूलतः चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। कैथारसिस शब्द किसका है? चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, जो रेचक औषधि के लिए प्रयुक्त हुआ है। रेचक औषधि मल निष्कासन या शरीर शुद्धि के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इन्हीं रेचक औषधियों के लिए चिकित्सा शास्त्र में कैथारसिस शब्द का प्रयोग किया गया है। अरस्तु ने क्या किया? इस कैथारसिस शब्द यानी विरेचन शब्द का प्रयोग शरीर के शुद्धि के लिए न करके विचार की शुद्धि के अर्थ में किया है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि परवर्ती विद्वानों ने यानी अरस्तु के बाद जो विद्वान आए, क्योंकि अरस्तु ने विरेचन की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं की है, तो बाद के जो विद्वान आए उन्होंने विरेचन का अर्थ क्या माना, उन्होंने विरेचन को किस रूप में देखा है, किस अर्थों में विरेचन का प्रयोग किया है, उसको चलिए देख लेते हैं। बाद के जो विद्वान हैं वो अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को मूलतः 3 अर्थों में प्रयुक्त करते हैं, 3 अर्थों में इसको देखते हैं। विरेचन का जो पहला अर्थ है वो धर्मपरक अर्थ है, धर्म से जोड़ करके इसकी व्याख्या की गई है। विरेचन की पहली व्याख्या धर्मपरक की गई है और इसके प्रमुख व्याख्याता हैं गिलबर्ट मरे और लीवी। गिलबर्ट मरे और लीवी विरेचन के धर्मपरक प्रमुख व्याख्याता हैं। इनके अनुसार यूनान में प्रतिवर्ष धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता था, जो शुद्ध का प्रतीक था, जिसका उद्देश्य पाप मुक्त जीवन व्यतीत करना था। यानी यूनान में प्रतिवर्ष एक आयोजन किया जाता था, वो आयोजन धार्मिक आयोजन होता था, जिसका उद्देश्य होता था पाप मुक्त जीवन व्यतीत करना या शुद्धिकरण करना। लिवी के अनुसार अरस्तु के समय से ही यूनानी त्रासदी रोम में प्रवेश कर चुकी थी और यह धार्मिक अंधविश्वास का परिणाम था। उनका मानना था ऐसा उत्सव मनाने से दैवी आपदा को रोका जा सकता है। यानी इन लोगों का मानना था, गिलबर्ट मरे और लीवी का मानना था कि विरेचन धर्म से संबंधित है। यूनान में अरस्तु के समय से ही ऐसे त्रासदी से संबंधित प्रक्रिया का आयोजन किया जाता था, कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था जो धर्म से संबंधित होता था, और वो आयोजन क्या करता था, हमारे भीतर क्षुद्र वासनाओं को उभारता था और उसको बाहर निकालता था, और ये धर्म से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। त्रासदी का जो दूसरा अर्थ है वो नीतिपरक अर्थ है। विरेचन की नीतिपरक व्याख्या जर्मन विद्वान वार्नेज के द्वारा किया गया है। नीतिपरक व्याख्या किसके द्वारा किया गया है? जर्मनी के विद्वान वार्नेज के द्वारा किया गया है। इन्होंने विरेचन का संबंध मनोविकारों से जोड़ा है, यानी मन में स्थित विकारों से जोड़ा है। मन में 2 प्रमुख विकार होते हैं, करुणा और भय। करुणा और भय प्रबल और दुखद मनोवेग हैं। इन मनोवेगों की उत्तेजना द्वारा संपन्न अंतर्वृत्तियों का समंजन अथवा मन की शांति और पुरस्कृत ही नैतिक अर्थ में विरेचन है। यानी हमारे मन में जो विकार स्थित होते हैं, करुणा और भय, इनका क्या करना, उनको उद्विग्ध करना, उत्तेजना के द्वारा संपन्न अंतर्वृत्तियों का समंजन। यानी पहले हम क्या करते हैं, इनको उद्बुद्ध करते हैं, तीव्र करते हैं, फिर उसका समंजन करते हैं, फिर मन में क्या आती है, शांति आती है, क्योंकि इसका क्या हो जाता है, परिष्कृति हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। यानी यही जो है नैतिक अर्थ में विरेचन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। विरेचन का तीसरा अर्थ देखते हैं। विरेचन का जो तीसरा अर्थ है वो कला परक है। कला से संबंधित जोड़ करके इसको देखा गया है, कला से। विरेचन का कला परक व्याख्या करने वाले सबसे प्रमुख विद्वान हैं बूचर। बूचर के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है और बूचर लिखते हैं कि त्रासदी का कार्य
केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि इन्हें सुनिश्चित परितोष प्रदान करना है। इन्हें कला के माध्यम में ढालकर परिष्कृत तथा स्पष्ट करना है। यानी जो त्रासदी है इसका कार्य केवल करुणा और भय के लिए अभिव्यक्ति प्रदान करना नहीं है। केवल करुणा और भय को त्रासदी निष्कासित नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, एक सुनिश्चित परितोष प्रदान करती है। कला के माध्यम में ढाल करके परिष्कृत तथा स्पष्ट करना इसका उद्देश्य है। यानी इसका जो उद्देश्य है वो मूलतः कला है। मानसिक सामंजस्य और संतुलन जो है इसका प्रारंभिक उद्देश्य होता है। इनका मानना है कि जो मानसिक सामंजस्य होता है, जो संतुलन होता है, जो करुणा और भय का निष्कासन होता है, वो विरेचन का प्रारंभिक उद्देश्य है, इसका मूल उद्देश्य नहीं है। इसकी जो परिणत होती है वो कलात्मक परिष्कृत होती है और उसे उत्पन्न कला जगत आस्वाद में होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको अरस्तु का विरेचन सिद्धांत समझ में आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।